हाय गाइस, हमारे फोकस एकेडमी 2M यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आप सभी से उम्मीद है कि अच्छे से आप लोग टेस्ट दे रहे होंगे, आपका तैयारी अच्छे से चल रहा होगा। ठीक है, और साइंस का पार्ट 4 होने वाला है। ठीक है, आप लोग तैयारी अच्छे से कीजिए। आप लोग हाँ, और भी आप लोग जो टेस्ट नहीं लगाए, हमारे जो न्यू व्यूअर्स हैं वो तो पहले सब्सक्राइब करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में सभी बच्चे शेयर करेंगे। ठीक है, एक बार सभी बच्चे सभी को शेयर कर देंगे। और जितने भी हमारे पिछले टेस्ट हैं, आप लोगों को फोकस एकेडमी 2M यूट्यूब पर सर्च करना है और वहाँ उसके प्लेलिस्ट में जाना है। वहाँ पे आप सभी टेस्ट आराम से मिल जाएगा और सभी टेस्ट लगा कर ही आप लोग जाएँ परीक्षा देने। ठीक है, चलते हैं। आज का हम अपना साइंस का पार्ट 4 का आज पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 1 से 40 तक प्रश्न होंगे और जितने भी आपका प्रश्न सही होगा वो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, अपना स्कोर कमेंट करेंगे। ठीक है, चलते हैं। आज का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। बताइएगा फर्स्ट क्वेश्चन, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है? धनात्मक होती है। आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या दूसरा बताएंगे, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस, या 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, या 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस। बताएंगे 1 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। 1 नंबर प्रश्न का आंसर सभी बच्चे देंगे क्या होगा। 2 नंबर प्रश्न का आंसर देंगे, बताएंगे क्या होगा। तो बच्चों ये 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन दोनों में सेम ही कर दिया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बताएंगे मोटर गाड़ी के चालक के सामान्यतः लगा रहता है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस। बताएंगे 3 नंबर प्रश्न का आंसर सभी बच्चे। मोटर गाड़ी के चालक के जो मिरर सामने लगा रहता है वो कौन सा रहता है? हमेशा उत्तल दर्पण, हेडलाइट, अवतल दर्पण रहता है। आप लोग याद रखेंगे। बताइएगा ये वाला प्रश्न का आंसर 4 नंबर का। एक व्यक्ति समतल दर्पण की ओर 4 मीटर सेकंड की चाल से आ रहा है, तो व्यक्ति को समतल दर्पण में बना अपना प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? 4 मीटर प्रति सेकंड, 2 मीटर प्रति सेकंड, 8 मीटर प्रति सेकंड, या कोई नहीं। बताएंगे 4 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो जब भी समतल दर्पण में कोई व्यक्ति दर्पण की ओर जाता है तो जितना स्पीड से चलता है तो प्रतिबिंब में उसका दुगना स्पीड दिखाई देता है, उसमें आता हुआ दुगना स्पीड दिखाई देता है। ठीक है, तो 4 से चढ़ा है तो कितना हो जाएगा? 8। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी। नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाने से आंख में उत्पन्न दोष होता है निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, या ज्यादा दृष्टि दोष, या दृष्टि वैषम्य। बताएंगे 5 नंबर प्रश्न का आंसर देंगे सभी बच्चे। नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाने से आंख में उत्पन्न दोष होता है दीर्घ यानी दूरदृष्टि दोष। ठीक है, दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति द्वारा जिस चश्मे का प्रयोग किया जाता है उसमें लगे लेंस होते हैं उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस, बाइफोकल लेंस। बताएंगे 6 नंबर प्रश्न का आंसर देंगे। तो दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति को जो चश्मा लगाया जाता है ना, उत्तल लेंस होते हैं, निकट दृष्टि वाला के लिए अवतल लेंस। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। बताइएगा विद्युत आवेश की इकाई क्या होती है? कूलाम होती है, वोल्ट होती है, एम्पीयर होती है, इनमें से कोई नहीं। बताएंगे इस प्रश्न का आंसर देंगे। 7 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो विद्युत आवेश की इकाई क्या होती है? कूलाम होती है। आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, एम्पीयर वोल्ट तो जानते ही हैं आप लोग। विद्युत आवेश 2 प्रकार के होते हैं जिन्हें धन तथा ऋण आवेश माना जाता है। यह नामकरण किसने किया था? यह किसने होना चाहिए था? ठीक है, किसने किया था? किसने किया था? ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। यहाँ जिसने लिख दिया है, टाइपर गलती कर दिया है। यहाँ जिसने की जगह किसने किया था वो उस व्यक्ति का नाम बताइए। कूलॉम, थेल्स, सट, थॉमस ब्राउन, बेंजामिन फ्रैंकलिन। बताएंगे 8 नंबर प्रश्न का आंसर देंगे सभी बच्चे। विद्युत आवेश 2 प्रकार के होते हैं, एक धन और ऋण माना जाता है। यह नामकरण किसने किया था? तो यह था बेंजामिन फ्रैंकलिन। आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, बेंजामिन फ्रैंकलिन, ऑप्शन नंबर डी। बताएंगे 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर। एक पदार्थ को 1 कूलम धन आवेश में अवस्थित किया गया, इस आवेशन में पदार्थ से जो इलेक्ट्रॉन निकल गए उनकी संख्या कितनी होती है? बताएंगे 9 नंबर प्रश्न का आंसर देंगे सभी बच्चे। 9 नंबर प्रश्न का आंसर देंगे। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आप लोग याद रखेंगे। ठीक है बच्चों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होती है? 100 वाट, 75 वाट, 50 वाट, 25 वाट। बताएंगे 10 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा।
तो जितने वो अंकित रहता है उतना ही ना करेगा, आप लोग याद रखेंगे 100 वाट का ही करेगा, ठीक है। एग्जामिनर आपको ऐसे चकमा दे सकता है, आप लोग घबराइएगा मत, अपने अच्छे से तैयारी कीजिए। किसी वस्तु को आवेशित कर ये 11वां प्रश्न, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की परिघटना है। किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया या किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने की प्रक्रिया है, या कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षित गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना है, या किसी विद्युत मोटर की कुंडली को घूर्णन कराने की प्रक्रिया है। बताएंगे 11 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। 11 नंबर प्रश्न का आंसर बताएंगे सभी बच्चे क्या होगा। तो 11 नंबर प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। 12 नंबर प्रश्न का आंसर बताएगा सभी बच्चे। विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, प्रेरित विद्युत पर, या विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, या प्रेरित चुंबकत्व पर। बताएंगे 12 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। 12 नंबर प्रश्न का आंसर बताइए सभी बच्चे। तो विद्युत जनित्र का सिद्धांत किस पे आधारित है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। आप लोग सी नंबर ऑप्शन याद रखेंगे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बताएंगे लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है, बहुत कम हो जाता है, परिवर्तन नहीं होता, बहुत अधिक बढ़ जाता है, निरंतर परिवर्तित होता है। बताएंगे 13 नंबर प्रश्न का आंसर सभी बच्चे देंगे क्या होगा। तो ये बच्चों बहुत अधिक बढ़ जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आप लोग याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रतिक्रिया PbO प्लस सी Pb प्लस CO मतलब क्या करता है। बताएंगे ये चारों ऑप्शन में से PbO का ऑक्सीकृत होता है, या ऑक्सीकारक होता है, या C एक अकारक होता है, या रिडक्शन प्रतिक्रिया नहीं है। 14 नंबर प्रश्न का आंसर देंगे क्या होगा। तो 14 नंबर प्रश्न का आप लोग आंसर बताएंगे। तो जो इसमें होता है ना बच्चों, प्रतिक्रिया में C एक अकारक के रूप में कार्य करता है, ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। 15 नंबर प्रश्न का आंसर देंगे। निम्न धातुओं में से कौन NaOH विलयन से Hg देता है, Mg Cu Al Ag। बताएंगे कौन होगा, मैग्नीशियम, कॉपर, एल्युमिनियम या चांदी। बताएंगे सभी बच्चे। बताएंगे सभी बच्चे 15 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो ये बच्चों याद रखेंगे एल्युमिनियम, ठीक है। यदि विलयन का pH 13 है तो इसका अर्थ है कि यह क्या है, क्षीण अम्लीय है, क्षीण भास्मिक है, प्रबल अम्लीय है, प्रबल भास्मिक है। बताएंगे सभी बच्चे। ये तो अम्लीय वाला तो पहले काट दीजिए, अम्लीय वाला तो होगा नहीं, जितने भी अम्लीय हैं ये काट दीजिए, ठीक है। क्षीण मतलब छोटा, मतलब कम प्रभाव वाला, ठीक है। प्रबल मतलब मजबूत वाला। भास्मिक में से दोनों बी और डी में से कोई आंसर होगा, बताइएगा आप लोग क्या होगा। देखिए ये जो pH स्केल होता है ना, आप लोगों के बारे में बताए हैं, होता है 7, ठीक है। 7 वाले को उदासीन कहते हैं। 7 से जो कम रहते हैं ना, 7 से जो pH मान कम रहता है उसे अम्लीय कहते हैं, ठीक है, अम्लीय कहते हैं, ठीक है। जो 7 से अधिक रहता है, 7 से 14 तक जो रहता है ना, वो क्या रहता है, ये भस्म रहते हैं, ठीक है। भस्म यानी क्षार, यानी क्षारीय। आप लोग याद रखेंगे, हम लिख दे रहे हैं ताकि आप लोग गड़बड़ाए ना। क्षारीय 7 से अधिक क्षारीय, 7 से कम ये अधिक वाला है, ठीक है। आप लोग याद रखेंगे ये अधिक वाला है, ठीक है। 7 से अधिक वाले को क्षारीय कहते हैं, 7 से कम वाले को अम्लीय कहते हैं। जो यहाँ पे जैसे कि 0 होगा, 0 pH मान भी होता है, 1 भी होता है। तो इसमें सबसे प्रबल अम्लीय कौन होगा, जो 0 1 होगा ना, सबसे मतलब प्रबल अम्लीय होगा, ठीक है। और 7 तक आते आते इसका प्रभाव क्या होगा, कम हो जाएगा, यानी छिन्न हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह इसमें भी, इसमें थोड़ा उल्टा होता है, ठीक है। 7 से अगर यहाँ पे 8 आएंगे तो अम्ल क्या, क्षार क्या होता है, यहाँ कम होता है, ठीक है। जैसे जैसे आगे क्षार 7 से ऊपर चलता जाएगा क्षार pH मान, तो ये क्षार का भी प्रबलता बढ़ती जाएगी, यानी मजबूती बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो इसी प्रकार से जब 13 आएगा तो क्या होगा, और प्रबल हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, प्रबल भास्मिक होगा। भास्मिक मतलब क्षारीय होता है, ठीक है। आप लोग याद रखेंगे, आप लोग समझ गए होंगे। उम्मीद है कि pH स्केल का खोज किसने किया था, सोरेनस ने किया था, ठीक है। अब pH का फुल फॉर्म क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। सभी क्लियर हो गया आप लोगों को। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 17 नंबर प्रश्न का आंसर देंगे सभी बच्चे। साधारण ताप पर फास्फोरस का अनुसूत्र है P2 P3 P4। बताएंगे 17 नंबर प्रश्न का आंसर देंगे सभी बच्चे। तो इस प्रश्न का आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी P4। आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। पित्तल में रहता है कौन चीज, बताएंगे कॉपर या जिंक, या जिंक या सीसा। बताएंगे या सीसा या टीन या सीसा। बताएंगे एसन का मतलब सीसा होता है, एसन का मतलब टीन होता है, पीबी का मतलब सीसा होता है। आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। सीयू का मतलब कॉपर होता है, जेएन का मतलब जिंक होता है, ठीक है। बताएंगे इज नहीं होगा यहाँ पे, ये गलत है, एस एन होगा खाली, बस आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। एस एन कॉपर या टीन, या कॉपर या जिंक या लोह सीसा, और टीन और सीसा। आप लोग याद रखेंगे। बताएंगे इसमें से ऑप्शन में से कौन होगा। 18 नंबर प्रश्न का आंसर देंगे सभी बच्चे, क्या होगा। तो कॉपर और जिंक रहता है, ठीक है, आप लोग याद रखेंगे।
धातुओं की प्रकृति क्या होती है? विद्युत धनात्मक होती है, विद्युत ऋणात्मक होती है, उदासीन होती है, इनमें से कोई नहीं। बताएंगे 19 नंबर प्रश्न का आंसर बच्चों। तो आप लोग को तो ये तो आता ही होगा जल्दी। धातुओं की प्रकृति कैसी होती है? विद्युत धनात्मक होता है उसका, ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। 20 नंबर, चुंबकीय अशुद्धि को किस प्रकार दूर किया जाता है? फिन उत्प्लावन विधि से, वन आर्केल विधि से, गुरुत्व पृथक्करण विधि से, या चुंबकीय विधि से? बताएंगे। 20 नंबर प्रश्न का आंसर देंगे सभी बच्चे, क्या होगा? इसका आंसर होता है बच्चों ऑप्शन नंबर डी, चुंबकीय विधि। आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। बताएंगे कार्बनिक यौगिक की आवश्यकता होता है CsPH। बताएंगे। 21 नंबर प्रश्न का आंसर देंगे सभी बच्चे, क्या होगा? तो कार्बनिक यौगिकों का आवश्यक तत्व कौन है? सी ही होगा, कार्बन नहीं होगा, ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। अक्रिय तत्व कौन है? अक्रिय तत्व बताएंगे यानी गैस बताएंगे आप कौन है? कार्बन है, हीलियम है, सोना है, हाइड्रोजन है। बताएंगे। अक्रिय गैस 6 होते हैं ना, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, 1 2 3 4 5 हुआ। एक और कौन छूट रहा है? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। रेडॉन, यही ना 6 होते हैं, तो इसमें हीलियम आया ना, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, हीलियम, ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। उससे नोबेल गैस भी बोला जाता है। आप लोग इसका आंसर देंगे सभी बच्चे। एल्किन श्रेणी के यौगिकों का सामान्य सूत्र क्या होता है? बताएंगे। इसका सूत्र आप लोग याद रखेंगे, ठीक है, एल्किन और एल्काइन दोनों का आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। 23 नंबर प्रश्न का आंसर देंगे बच्चे। 23 नंबर प्रश्न का आंसर देंगे सभी बच्चे, क्या होगा? तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आप लोग याद रखेंगे, एल्किन है, एल्काइन का भी अपना इसमें है, अपना याद रखिएगा, ठीक है। अपमार्जक बनाने में उपयोग होता है ईतर का, कास्टिक पोटास का, अल्कोहल का, या गंध कमल का? बताएंगे। 24 नंबर प्रश्न का आंसर देंगे, क्या होगा? 24 नंबर प्रश्न का आंसर बताएंगे, क्या होगा? 24 नंबर प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अल्कोहल का होता है, ठीक है बच्चों। अपने आप लोग याद रखेंगे। चलते हैं 25 नंबर प्रश्न के। अवर्त सारणी के सत्वा ए के तत्व बताएंगे। हैलोजन कहलाते हैं, धातु के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, निष्क्रिय गैस की अपेक्षा 2 इलेक्ट्रॉन में अज्ञात तत्व हैं। बताएंगे बच्चों, क्या है इसका आंसर? बताएंगे। 25 नंबर पर आंसर बताएंगे, क्या होगा? ये आवर्त सारणी का जो सत्वा रहता है उसे क्या कहते हैं? हैलोजन समूह कहते हैं, ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर कथन असत्य है, इसमें कौन असत्य है? बताएंगे। तत्वों का धात्विक प्रकृति घटती है, संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है, परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, इनके ऑक्साइड अधिक अम्लीय हो जाता है। बताएंगे। 26 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? 26 नंबर प्रश्न का आंसर बताएंगे बच्चों। जब आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परिवर्तन कौन असत्य होता है? परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग इसमें लिखा करते हैं, लेकिन वो नहीं करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी ही क्या है? असत्य है, ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न होती है प्रोटीन, कार्बोज, विटामिन, वसा। बताएंगे। जब प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण हमेशा दिन में होता है, केवल हरे पौधे में होते हैं, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के क्या क्या चाहिए? CO2 चाहिए, H2O चाहिए, ठीक है, और पत्तियाँ में होती है पेड़ के, वहाँ क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें CO2 कहाँ से लेता है? तो वायुमंडल से लेता है। H2O अपना पेड़ कहाँ से लेता है? जड़ से लेता है, यानी जल कहाँ से लेता है? जड़ से लेता है, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भोजन के रूप में पेड़ पदार्थ कौन सी पेड़ पौधा कौन सी बनाता है? बताएंगे। कार्बोज, ठीक है, आप लोग याद रखेंगे, ठीक है, ग्लूकोज के रूप में ही बनाते हैं, ठीक है, आप लोग याद रखेंगे भोजन। 28 नंबर, अंडाणु निषेचित होता है योनि से, गर्भाशय से, फिलोपियन नलिका से, या अंडाशय से? बताएंगे। 28 नंबर प्रश्न का आंसर सभी बच्चे देंगे, क्या होगा? तो ये फिलिपिनियन नलिका से होती है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बताएंगे। श्वसन की क्रिया होती है साइटोप्लाज्म में, माइटोकॉन्ड्रिया में, राइबोसोम में, या हरित लवक में? बताएंगे। बताएंगे आप। साइटोप्लाज्म में, माइटोकॉन्ड्रिया में, राइबोसोम में, या हरित लवक में? बताएंगे। 29 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? 29 नंबर प्रश्न का श्वसन की क्रिया कहाँ होती है? हमेशा माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न का आंसर बताइएगा। 30 नंबर प्रश्न का, एक स्वच्छ मनुष्य में प्रकुचन और अनुशीतलन दाब होता है। बताएंगे। प्रकुचन कितना होता है? 120, और अनुशीतलन कितना होता है? 180, ठीक है। इसका आप लोग याद, स्वस्थ मनुष्य में 120/80 होता है, ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो पाता है? जिब्रेलिन के, साइटोकाइनिन के, एब्सिक अम्ल की, या सभी सही है? बताएंगे। ये सारे पत्तियों पौधे का ही हार्मोन है, ठीक है, आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। 31 नंबर प्रश्न का आंसर देंगे सभी बच्चे, क्या होगा? तो पत्तियों जो एब्सिक अम्ल के कारण, ठीक है, आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वाले द्वारा उपयोग किया जाता है? एब्सिक अम्ल, जिब्रेलिन, इथाइलिन, ऑक्सिन? बताएंगे। 32 नंबर प्रश्न, कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बताएंगे। किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो इथाइलिन का किया जाता है। हम लोग कीड़ा उड़ा पकाते हैं ना, आम पकाते हैं ना,
जो हम लोग बोलते हैं कार्बाइड बोलते हैं ना, वही होता है थाइलिन, आप लोग याद रखेंगे। एड्स रोग का प्रमुख कारण क्या है? असुरक्षित यौन संपर्क, खून की कमी, विटामिन की कमी या पोषण की कमी बताएंगे। एड्स हमेशा असुरक्षित यौन संपर्क से होता है, ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए। चमगादड़ एवं पक्षी के पंख किस प्रकार के अंगों के उदाहरण है? समरूप, समजात, वंशानुगत, जीवाश्म बताएंगे। चमगादड़ एवं पक्षी पंख किस प्रकार के अंग का उदाहरण बताएंगे? समरूप होते हैं, समजात होते हैं, वंशानुगत होते हैं, जीवाश्म होते हैं बताएंगे। 35 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? 35 नंबर प्रश्न का आंसर बताएंगे क्या होगा सभी बच्चे? तो ये समजात होते हैं, आप लोग याद रखेंगे, ठीक है, ये समजात होते हैं, आप लोग याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वे अंग जिनकी उत्पत्ति तथा मूल रचना में तो समानता होती है किंतु कार्य के अनुसार उनकी बाह्य रचना में परिवर्तन हो जाता है, ऐसे अंगों को कहते हैं बताइए। समजात अंग, अवशेषी अंग, समवार्त अंग या कोई नहीं बताएंगे। 36 नंबर प्रश्न का आंसर देंगे सभी बच्चे, क्या होगा? 36 नंबर प्रश्न का आंसर देंगे क्या होगा? 23 प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, समजात अंग, आप लोग याद रखेंगे। हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण है? वन, तालाब, बगीचा, खेत, झील, तालाब या सभी सही है बताएंगे। कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण है बताएंगे सभी बच्चे। 37 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? 37 नंबर प्रश्न का आंसर देंगे सभी बच्चे, क्या होगा? ऑप्शन इधर उधर लिखा गया, उससे घबराइएगा मत, अपना आंसर जो है वो सही दीजिएगा, ठीक है। 37 नंबर प्रश्न का आंसर देंगे सभी बच्चे, क्या होगा? तो ये बगीचा और खेत, ठीक है। बाकी सब तो ये प्राकृतिक होते हैं, झील, तालाब, झील भी पर अब लोग कितनी बनाते हैं, तालाब भी। वन, तालाब, ये आप लोग याद रखेंगे, बगीचा और खेत, ठीक है। बताएंगे प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? कोयला, सूर्य, पानी, कागज बताएंगे। प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है बताएंगे सभी बच्चे। 38 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य है, ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। आज का सेकंड लास्ट प्रश्न है, वनों के संरक्षण के लिए निम्न में किन प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने की आवश्यकता है? पेड़ों की अंधाधुंध कटाई, अतिचारण, खनन, इनमें से सभी बताएंगे। 39 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? 39 नंबर प्रश्न का आंसर देंगे सभी बच्चे। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। ये हमारा जो 40 नंबर प्रश्न होता है आप लोग को होमवर्क के रूप में दिया जाता है, आप लोग को तो मालूम ही है। आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे। 1 से 40 में आपका कितना स्कोर हुआ टेस्ट में, आप लोग कमेंट में कमेंट करेंगे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर देंगे, ठीक है। आप लोग हमारे जितने भी न्यू व्यूअर्स हैं वो लोग सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर कीजिए। और जो पिछला टेस्ट हो गया उसको देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब पर जाइएगा, आप लोग यूट्यूब पर जाइएगा, फोकस एकेडमी 2M सर्च कीजिएगा, वहाँ पर प्ले लिस्ट में जाइएगा, ठीक है। वहाँ पे सारे वीडियो पड़े हुए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। आप लोग परीक्षा से पहले देख ही कर जाइएगा, आप लोग को बहुत फायदा होगा, पहले देख कर जाइए, ठीक है।